हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ सब सही होगा। बारिश का खूब मज़ा ले रहे होंगे। और फिर बारिश का मज़ा अगर हो गया हो तो आ जाइए अपना कब क्लास में। कि हम ये पॉलिटी का तीसरा लेक्चर है। इसमें हम साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। इसके बाद हम रिवाइज कराएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है। और मैं सोचा कि पहला एनर्जी ख़त्म यहाँ पे करूँ, उसके बाद वहाँ पे देख लूँ। तो बिना टाइम गवाए हुए चालू करते हैं। और हाँ, फीडबैक ज़रूर देना है आपको कि ये लेक्चर कैसा लगता है आपको। ये सही लगता है या फिर क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, ये भी आप बता सकते हो। और हाँ, आपका रिस्पॉन्स मायने रखता है मेरे लिए। मैं बस बयां कर सकता हूँ, इमोशंस नहीं दिखा सकता। मतलब हाँ, समझ सकते हो। तो चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन टर्म क्या होता है, इतना भी नहीं डीप में जाएंगे तो बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। लाइन शब्द बाय शब्द के पढ़ेंगे तो मैं आपको क्रक्स शब्द बताते चलूंगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन रेफर करता है, सेट ऑफ प्रिंसिपल होता है, और जिसमें कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करता है ये बताता है, रिलेशनशिप बताता है गवर्नमेंट और पीपल का। राइट और ड्यूटीज लिखा गया है, यही सब लिखा गया। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सब है, फंडामेंटल लॉ है, सुप्रीम कोर्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे अपना लोग। अपना कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि लेंदी है। लेंदी क्यों है? क्योंकि अपना 395 आर्टिकल्स है, 8 शेड्यूल है, 22 टोटल भाग है यहाँ पे। अब तो खैर 470 आर्टिकल हो गया है, 22 शेड्यूल हो गया है। और कह रहा है कि साइज जो है क्यों बड़ा है, क्योंकि हमारा यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है, और लीगल एक्सपर्टीज जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से आया है वो सब ऐड किए गए हैं। सोर्स का बात करें तो आर्टिकल ये जो है 1935 से बहुत सारा सोर्स लिए गए हैं। स्ट्रक्चरल पार्ट हमने लिया है सबसे ज़्यादा 1935 का। फिर फिलोसफिकल का बात करें तो अमेरिका और आयरिश से, और पॉलिटिकल का बात करें तो इंग्लैंड से लिए गए हैं। हालांकि इतना ऐसे करके पूछता तो नहीं है, पर याद कर रख सकते हैं, फिलोसफी अमेरिका झाड़ता है, ऐसे कर सकते हैं। फेडरल सिस्टम अगर, और फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बेसिस। फेडरल सिस्टम क्या होता है, यूनिटरी फीचर क्या होता है, ये आपको बस देखना है। कि फेडरल मतलब होता है कि जहाँ स्टेट को पावर दिया जा रहा हो, और यूनिटरी मतलब ये होता है कि जहाँ सेंट्रल खुद पावर रख रहा हो। जैसे कि दो गवर्नमेंट है तो स्टेट को मिला होगा पावर, तो डिवीजन ऑफ पावर है तो वहाँ तो खुद लिखा ही गया है। बाइकैमरलिज्म है, कैमरलिज्म है। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है तो सरकार कोई गड़बड़ तो नहीं कर सकता, घोटाला। इस मतलब कहने के लिए कह रहा हूँ। भावना समझ रहे होंगे। यूनिटरी फीचर की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी है। फिर सिंगल सिटीजनशिप है। हाँ, फिर इंटीग्रल जुडिशरी, यहाँ पे यूनियन को ज़्यादा पावर दे रहा है। मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल सिटीजनशिप है, समझ रहे हो। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इमरजेंसी प्रोविजंस है। राइट और फ्लेक्सिबिलिटी, आपको पता है मेरा संविधान दोनों तरह से है, ना तो ज़्यादा रिजिड है ना तो ज़्यादा फ्लेक्स है, दोनों का मेल है। और यहाँ पे दिया है वेस्टमिनिस्टर मॉडल, और पार्लियामेंट्री सोवरेन और जुडिशियल सोवरेन सुपरमेसी। जुडिशियल सुपरमेसी तो अपना लोग यूएसए से लिए हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री की बात करें तो यूके से लिए हैं। और फिर क्या कह रहा है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल तो यूके के पार्लियामेंट से हमने लिए हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिए हैं। क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज इंश्योर करता है, फंडामेंटल राइट को इंश्योर करता है। कौन करता है? ये सुप्रीम कोर्ट करता है, इसलिए हम इसको गार्जियन बोलते हैं। और सिंगल जुडिशियल सिस्टम है, सिंगल और यूनाइटेड बोलते हैं इसको, नहीं इंटीग्रेटेड बोलते हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दे दिया हाई कोर्ट मना ही नहीं कर सकता उसको, वरना आओ ऑब्जे मिले था। फंडामेंटल राइट जो है वो प्रमोट करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी थ्रू सिक्स राइट। तो चार छह ठो अपना राइट है, पहले सात था, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन एक हटा दिया जो संपत्ति का अधिकार था, उसको अब 300 ए में रखा गया जो कि लीगल राइट है। तो इस छः में क्या है, राइट टू इक्वलिटी है, 14 से 18 है, फ्रीडम है, 19 से 22 है, अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है, 23 से 24 है। एक्सप्लोटेशन ये बताना, दो तरह से एक्सप्लोटेशन, ये तो बच्चों का एक एक्सप्लोटेशन है जो कि स्कूलिंग आवर में वो काम नहीं कर सकता, दूसरा है बंधुआ मजदूरी है। तो बंधुआ मजदूरी कौन सा है, 23 है या 24 है, या फिर बच्चे का बताना। और फिर आपको ये बताना है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो फ्रीडम है 25 से 28 दिया गया है। एजुकेशन है, कल्चरल और एजुकेशन राइट जो है वो 29 से 30 दिया गया। और इसमें आर्टिकल 2 है, इसमें आर्टिकल 3 है। मतलब 3 ठो आर्टिकल है, ऐसे करके भी पूछ देता है कभी कभी, पहले पूछता था शायद, शायद क्या आप नहीं पूछता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का बात करें तो 32, जिसको कि भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, ये आत्मा कहा था संविधान का। और ये क्या करता है, ये अमेंडमेंट मतलब रीट जारी करता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, और कितने तरह के रीट होते हैं, 5 तरह के रीट होते हैं। कौन सा रीट होते हैं, मेंडामस पहरा होता है, और सरसरी सरसरी दूसरा नहीं लेंगे। मेंडामस पहरा
पहला तो आएंगे हेबियस कॉर्पस, जिसमें आदमी को 24 घंटे के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट में मतलब कोर्ट में कोई हाजिर करना पड़ता है अगर पुलिस आपको धर लिया गया है तो। और फिर एक दूसरा आता है मैंडामस आता है, कि परमादेश होता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश परमादेश है कि उसका पालन तो सभी स्टेट बॉडीज को करना ही पड़ेगा। और फिर आता है सरसरी आता है। और एक और आता है सरसरी में ये होता है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दे दिया है उसको मानना पड़ेगा नीचे के वाला लोअर कोर्ट को। और फिर अगर कुछ अगर कोई केस अपने पास बुलाना चाह रहा है हाई कोर्ट का, तो वो बोल देगा ए बच्चे तुम ये केस को क्वैश कर दो, मतलब क्वैश कर देगा और उस केस को खुद के पास बुला लेगा। ये हो गया। और फिर आता है सरसरी आता है, और एक दो ठो और आता था, हालांकि याद आएगा धीरे धीरे। और क्या था भाई, याद आ जा। हम्म, हाँ क्वावेरेंटो, क्वावेरेंटो एक आता था। क्वावेरेंटो में यह है कि किस आदेश से तुम यहाँ बैठे हो, कोई भी सरकारी पद जो धारण किए हो तो उसका कुछ लीगलिटीज होगा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो अब तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर ऐसे फ्रॉडगिरी चल रहा है तो वो सब होता है। तो सरसरी था, और एक और था जो दोनों कोर्ट के बेसिस पे था। एक और याद तो आ जाएगा, हालांकि अभी नहीं याद आ रहा। 56 से 51, 36 से 31 51 तक बात करें तो ये डीपीएसपी के बारे में दिया गया है अपना। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, आयरिश के मतलब आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से याद करिए, आयरलैंड कैसे लिखते हैं, आयरलैंड, आयरलैंड लिखते हैं। आयरलैंड से दो तीन चीज़ लिया गया है, जैसे कि नॉमिनेशन जो होता है राज्यसभा में वो लिया गया है, और फिर यहाँ पे लिया गया है राष्ट्रपति का इलेक्शन, और फिर यहाँ से लिया गया है डीपीएसपी। ये तीन चीज़ आपको याद रखना है यहाँ से। और ये नन जुडिस, इसके लिए आप जो है कोर्ट नहीं जा सकते हैं इसको लागू कराने के लिए, कि भाई ये देखो लागू नहीं है कोई भी सरकार या फिर कोई भी व्यक्ति। डीपीएसपी के बारे में मैं बोल रहा हूँ। और ये 3 तरह के होता है, एक सोशल होता है, गांधीयन होता है और लिबरल होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का अगर बात करें तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल में जोड़ा गया था, 11 ड्यूटीज़ है 51 से। और यहाँ पूछ देगा कि पार्ट नंबर 4 का ए भी हो, 51 का ए, 51 का पहले तो ए आएगा, पार्ट 4 का ए, ऐसे करके पूछता है, ये दोनों जगह ए आएगा। आप गलती मत कर दीजिएगा। नॉन जुडिशियल इन नेचर ये भी होता है। अगर सेकुलर स्टेट का बात करें तो सेकुलर कब टर्म जोड़ा गया था, तो 3 तो सिस याद करके, सिस मतलब सिस्टर। तो सिस्टर जो होता है ये सेकुलर होती है हमारी, ज़्यादा भेदभाव नहीं करती है, और ये इंटीग्रेटेड होता है, हमारे साथ रहती है। और क्या कहता है, एक और क्या था यार, सेकुलर था। और सोशलिज्म, हाँ सामाजिक, मतलब एक सामाजिक भावना देती है भाई, तुम कैसे बिहेव करो लड़कियों के साथ। तो यह सिस्टर है। और ये कब जोड़ा गया था, 1976 में, 42वां आर्टिकल 76, 42 76 तो हमको मतलब रटा होना चाहिए, 42 76, 42वां आर्टिकल 76, क्योंकि यहाँ इन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इसको। इतना चेंजेस किया गया था इस टाइम, क्योंकि आपको पता है इमरजेंसी के टाइम में हुआ था, बहुत सारा चेंजेस हुआ था इसमें। फिर इसी को 1944 में हुआ था, आर्टिकल 1944, सॉरी कह रहा हूँ 1978 में, जब 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ था, तो इसी को डैमेज कंट्रोल के लिए वो आर्टिकल का मतलब अमेंडमेंट हुआ था। आर्टिकल प्रमोटिंग सेकुलरिज्म, जो कि सेकुलर को प्रमोट करता है, 14 15, आप सीधे याद कीजिएगा। आप इसमें है क्या, 44 में क्या है, यूनियन सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। 25 से 30 तक क्या आ रहा है, ये 25 से 28 तक आ रहा है क्या, प्रमोटिंग ये वाला मतलब ये रिलीजन वाला। और फिर 28 29 30 आ रहा है माइनॉरिटी का अधिकार। फिर 16 में आ रहा है कि अपॉर्चुनिटी में सब अपॉर्चुनिटी में सबको समान अपॉर्चुनिटी मिले। 15 में आ रहा है कि कास्ट सेक्स रिलीजन और ये सब के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं होगा, समानता का अधिकार 14 में आ रहा है। ये सब जो है सेकुलर को प्रमोट करे। आप छांट सकते हैं यार, एक सेकुलर का मतलब समझ लीजिए और छांट लीजिए, आप छांट सकते हैं। मतलब वयस्क मताधिकार यहाँ दिया गया है, जो कि 18वां वोटिंग अधिकार 18 से ऊपर होगा। और ये कब डिसाइड किया गया, 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 में ये किया गया था, बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिस फॉर इलेक्शन, इलेक्शन के लिए बोला गया। सिंगल सिटीजनशिप जो है, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या समझाया गया यहाँ पे, कि सिटीजन एंजॉय यूनिफॉर्म पॉलिटिकल एंड द सिविल राइट थ्रू आउट द इंडिया अनलाइक यूएसए वेयर द, जैसे क्या था पता है, एक तो आपको पूरा यूएसए का सिटीजनशिप है, दूसरा है खास करके अब न्यूयॉर्क में रह रहे हैं तो न्यूयॉर्क का अलग सिटीजनशिप होगा, ऐसे करके रहता है वहाँ पे। इंडिपेंडेंट बॉडी जो है, जैसे कि इंडिपेंडेंट बॉडी हमारा कौन सा है, इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन बताओ कौन सा भाग में आता है संविधान का, भाग नंबर 15 में आता है। और कंप्यूटर एंड एडिटर जनरल सीएजी का बात करें तो ये आर्टिकल नंबर कितना में आता है, 149 से लेके 51 तक आता है। लिख दो क्या, 149 से 51 तक आता है। भाई मेरा अक्षर कैसे हो रहा है, एक सेकेंड सही करूँगा। चल भाई,
तो क्या कितने मारा है? 100, 149, 149 काय बोल रहा है, 148 से। अरे भाई गलती कर रहे हैं क्या? सही तो कर रहे हैं। कन्फ्यूजन हो रहा है। नहीं यार, 148 से 151 के बीच आता है, सही है। और यूपीएससी कहाँ से आता है? यूपीएससी देखिए, यूपीएससी भाग नंबर कितना मारा है? भाग नंबर 14 मारा है। और इसका आर्टिकल कितना तक है? आर्टिकल नंबर 315 से ये चालू होता है, 23 तक होता है। और फिर ये ट्रिब्यूनल्स का बात कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल्स भाग 14 में ही है, लेकिन 14 का एक में है, 14 का बी ए में है। ट्रिब्यूनल्स का बात करें, ट्रिब्यूनल्स दो तरह के होता है, 14 का ए में है और बी में है। ए में है भाग 14 का ए में है। और आर्टिकल अगर बात करें तो आर्टिकल 300 लास्ट वाला इसका 312 से था, 315, 323 था ना, 323 लास्ट इसका आता है। तो 323 ए है और बी है। ए में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आता है और बी में आता है जो एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा है, जैसे कि फाइनेंस हो गया या फिर और कुछ हो गया, ट्रेड आ गया, ये सब जो है बी में आता है, इसके लिए ट्रिब्यूनल्स जो भी बनते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस का बात करें तो इंश्योर करता है ये नेशनल सोवेरेनिटी एंड द नेशनल सोवेरेनिटी एंड सिक्योरिटी थ्रू तीन तरह के इमरजेंसी प्रोविजंस आते हैं। नेशनल इमरजेंसी 352 आता है, स्टेट इमरजेंसी 356 आता है और 365 आता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आता है। आपको ये बताना है कि आर्टिकल अगर 359 और आर्टिकल अगर 369, सॉरी 59 हो गया, 58, 58 के तहत लगा है और 59 के तहत लगा है, तो कौन सा आर्टिकल सस्पेंड हो जाता है? अगर 58 के तहत लगा है, आपका 19वां आर्टिकल गया पीछे में, मतलब खत्म हो गया। और 59 के तहत लगा है तो 20 और 21 छोड़ दीजिए, बाकी कोई बाकी सारा जो है आर्टिकल वो सस्पेंड हो जाता है, कोई भी अधिकार नहीं है आपको। थ्री टीयर गवर्नमेंट, जो कि थ्री टीयर गवर्नमेंट है कहाँ पे? 40 में आपको पंचायती राज सिस्टम दिया गया, पता है कि फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत करेगा। तो इसमें 3 टीयर गवर्नमेंट सिस्टम आया, तो बताइए 3 टीयर गवर्नमेंट किसने लाया था? बलवंत राय मेहता कमेटी आया था, और कब आया था ये बताना आपको। और 3 टीयर सिस्टम में और अशोक मेहता कमेटी था। अशोक मेहता कमेटी कितने टीयर सिस्टम का था? देखिए बलवंत राय कमेटी, बलवंत राय मेहता था ना, हाँ बलवंत राय मेहता, नाम में 3 अक्षर है तो तीन, 3 टीयर। अशोक मेहता, अशोक मेहता, अशोक चौधरी था क्या? नहीं, अशोक मेहता था, तो 2 टीयर ये था। ठीक, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में हुआ था, और ये पंचायती राज सिस्टम के लिए है। 73वां आपको तो याद ही होना चाहिए, 73वां 74वां, 73वां पंचायत के लिए, 74वां म्यूनिसिपैलिटीज के लिए। ये भी 3 भागों में बटा है, 3 टीयर होता है इसमें भी। और क्या, और इसमें याद रखिएगा 29 सब्जेक्ट होता है, और इसमें 18 सब्जेक्ट होता है। और याद रखिएगा ये भाग नंबर 9 को जोड़ा था, भाग नंबर 9 कैसे लिखते हैं, भाग नंबर 9 को जोड़ा था, और भाग नंबर 9 का ए को जोड़ा था। और ये और क्या जोड़ा था ये, 11 12, और शेड्यूल, शेड्यूल को जोड़ा था। शेड्यूल का बात करें तो ये 11 शेड्यूल जोड़ा था, ये अगर शेड्यूल का बात करें तो ये 12वां शेड्यूल जोड़ा था। ये वो समझ रहे हो ना, 73 74 का बात कर रहा हूँ मैं, पंचायती और म्यूनिसिपैलिटीज, ये वो करके अब कंफ्यूज मत हो जाइए। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जब भी बात आए तो आपको एक ही चीज याद रखना है, 97 और 11। क्यों? देखो भाई 2011 का वर्ल्ड कप हमको याद है, कि जिसमें से गंभीर जी ने 97 रन मारा था और आउट हो गया था, 97 रन मार के। तो एक तरह से हम जीते थे वो वर्ल्ड कप, और सबका सहयोग था, कोऑपरेट था भाई, तो सबका सहयोग कोऑपरेट होगा, 97 रन गंभीर जी मारेंगे तो जीतेंगे ही। तो मतलब ये हुआ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जब भी कुछ पूछे तो आपको एक ही चीज मारना है, 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। जैसे कि दो आर्टिकल 19 में भी चेंज किया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके, 43 बी में भी चेंज किया गया, न्यू डीपीएसपी जोड़ा गया था 43 बी, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए था। पार्ट नंबर 11, सॉरी 9 का बी जोड़ा गया था, 9 का ए अभी आपको बताएं। तो यहाँ पे जिसमें कि म्यूनिसिपैलिटी जा रहा था, बी में कोऑपरेटिव सोसाइटी जोड़ा गया, जो कि 243 जेड एस से 243 जेड टी तक आ रहा है। तो आपको 243 के बारे में भी पता होना चाहिए। बोलो गाइज कैसे? तो ए से लेके ओ तक ये आ रहा है पंचायत राज सिस्टम के लिए, पंचायत सिस्टम के लिए। और अगर ए से पी से जेड, पी से लेके ए से ओ हो गया ना, ये कितना, अभी 15 हो गया था इसमें। तो जेड से जेड एच है यहाँ पे, जेड जी, पी से जेड जी तक ये आ रहा है यहाँ पे, क्या किसके लिए? ये आ रहा है म्यूनिसिपैलिटीज के लिए। फिर आएगा यहाँ पे 243 का जेड एच से जेड टी तक, ये आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। और कोऑपरेटिव सोसाइटी एज ऑलवेज हमेशा के लिए 2011 और 97। अब यहाँ से आपको हम पढ़ाएंगे क्या, क्या पढ़ाएंगे बताओ गाइज? यहाँ से पढ़ाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
हम्म। पार्ट। तो कितने पार्ट हैं, कितने भाग हैं हमारे संविधान में? टोटल 22 भाग है हमारे संविधान में। और 22 भाग को हम आपको कहीं कहीं जहाँ ट्रिक लगेगा आपको ट्रिक से समझाएंगे, वरना रट्टा मार्फिकेशन चलेगा। देखिए, ट्रिक अगर शेड्यूल भी साथ साथ देख ले, क्या बोलते हो गाइस? शेड्यूल भी अगर साथ साथ देख ले तो नहीं लगता कि आपको कंफ्यूजन थोड़ा थोड़ा दूर होते जाएगा? शेड्यूल में मैं लिख दूं, TEARS, टीयर्स। चट हो गया ना, 1 2 3 4 5, ठीक, टीयर्स। छम्मा में कहा गया, ऑफ ऑफ ओल्ड VM, OL, देखिए है ना, नो नो नो, OL, टीयर्स ऑफ ओल्ड, ये फिर P, ये फिर 12M आ जाएगा। ठीक। अब ये जो मैं ट्रिक लिखा हूँ, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, इससे मैं आपको शेड्यूल और भाग दोनों पढ़ा दूंगा, क्योंकि आपको पता है कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, हमारा जनता है भाई कंफ्यूजन में ही रहती है, आधी जनता भारत की। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, देखो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, ये 1 से 4 तक आर्टिकल दिया गया है। और ये भाग का बात कर रहे हैं हम दोस्त। एक भाग नंबर 1 में यूनियन एंड टेरिटरी दिया है, और ये 1 से 4 तक है, याद रखिएगा शेड्यूल में भी वही चीज दिया गया है, 1 से 4। सिटीजनशिप है भाग नंबर 2 में, भाग नंबर 2 में सिटीजनशिप है, जो कि 1 से 4 से लेके 11 तक आएगा। सॉरी, 5 से लेके 11 दिया तो है यहाँ, 5 से 11। अच्छा, एक बार आपको पहले ये बढ़ा देता हूँ, फिर मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, नहीं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है ना? तो यूनियन टेरिटरी का बात है 1 से 4 तक, सिटीजनशिप का बात है 5 से 11 तक, फंडामेंटल राइट अभी पढ़ के आए हैं, मतलब देख के, पढ़ते हैं नहीं देखे हैं, 12 से 35 तक। DPSP अभी देख के आए हैं, 36 से 51 तक, भाग नंबर 4 में। 4 का ए में अभी देखे हैं, क्या देखे हैं, ड्यूटीज देखे हैं गाइज, 51 से A तक। और 5 में यूनियन को देखे हैं, 52 से 151 तक, 100 आर्टिकल पूरा का पूरा है इसमें। स्टेट देखे, स्टेट देखेंगे 6 में, क्या 152 से 237 तक, 152 से 237, ये याद रखिए। और फिर 7 देखिए, जो कि 7 अब है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956 आया था, जिसमें कि इसको हटा करके ABC जो स्टेट था उसको हटा दिया गया, और यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया 14 स्टेट है, और 7 यूनियन, 7 की 8 था यार, 14 + 8 था, 14 + 6, 14 यूनियन टेरिटरी था, UT 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी है, जो कि इसमें लिखा गया था, और इसको हटा दिया गया है, तो पढ़ना भी नहीं है हमारे को। तो यूनियन टेरिटरी का बात कर रहे हैं 8 में, 8 में क्या बात कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी। स्टेट हो गया, यूनियन हो गया, तो अब क्या आएगा, यूनियन टेरिटरी। 5 में यूनियन होगा, 6 में स्टेट होगा, 7 में तो हटा दिए गए, तो अब क्या बचा, यूनियन टेरिटरी ही बचा ना। 8 में यूनियन टेरिटरी आएगा। यूनियन टेरिटरी आपको ध्यान में रखना है क्या, क्यों, क्योंकि 239 में दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, और 239 का ए में दिल्ली का प्रोविजंस दिया गया है, 242 तक है ये। फिर आपको पार्ट नंबर हम 9 अभी देख के आए हैं, पंचायत था, 243 से 243 O तक था। म्यूनिसिपैलिटीज का भाग नंबर 9 था, P से ZG तक था। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी देख के आए हैं, ZH से ZT तक था, 243 का। फिर 10 में देखेंगे शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब, 10 में। अच्छा, 10 क्या होता है, 10 शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब, बाकी तो आपको याद रहता है, 10 से कन्फ्यूजन चालू होता है ना, बाकी तो याद रहता है, बहुत बहुत बार रिपीटेशन होता है, लेकिन 10 से चालू होता है ये कन्फ्यूजन। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी तो आपको याद हो गया, 10वां ना। और ये था शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब, शेड्यूल एरिया भाई, तो 10 का मतलब क्या हुआ, 244 से 244 A तक है। ठीक है। और फिर रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, 11वां में है यूनियन रिलेशन के बारे में दिया गया है, एक और एक। भाई अच्छा ट्रिक था यहाँ पे 10वां का लिए, मेरा भूल रहा है जिसको दस्त हो गया है, मतलब पिछड़ा है जो, समझ रहा हो, दस्त मतलब पिछड़ा आदमी, दस्त समझ रहे हो ना भाई, मजाक कर रहा हूँ, कोई दिल पे मत ले लेना, बस याद करने के लिए हो रहा है। पिछड़ा हुआ, तो 10 तो मतलब पिछड़ा हुआ, शेड्यूल एरिया ट्राइब आ जाएगा। और रिलेशन भाई, एक और एक 11 में आ रहा है, दोनों एक साथ रहेगा भाई, एक की जगह दो आ जाएगा, समझा, रिलेशन खराब हो जाएगा भाई। तो एक और एक, तभी तो साथ रिलेशन सही रहेगा। रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट 11वां शेड्यूल में, 11वां भाग में दिया गया है।
245 से 263 तक, ये भी याद रखना जरूरी है भाई, पूछ लेता है। 245 से 63 तक, क्योंकि आपको ना वहाँ पे ना छांटना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं, कभी नहीं पूछेगा भाई तुम बताओ कि रिलेशन बताओ किस में है, फाइनेंशियल रिलेशन किस में है, ट्रेड इसमें किस में है। हाँ, वहाँ ऑप्शन देगा तो आपको ना वहाँ पे गेस करना पड़ेगा, गेस वर्क लगाना पड़ेगा कि अच्छा ये मैटर कौन सा है, ये मैटर है फाइनेंस का, ये मैटर है कॉमर्स एंड ट्रेड का, या फिर ये मैटर है पॉलिटिकली। तो आपको वहाँ पे ऐसे करके छांटना पड़ेगा कि अगर पॉलिटिकली है तो इसके बीच होगा, फिर इसके बीच होगा, ऐसे करके छांटना पड़ेगा। समझ में आया गाइज? तो फाइनेंस का अगर बात कर रहे हैं तो 13 फाइनेंस का बात कर रहे हैं, सॉरी 12 फाइनेंस का बात करें, फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट का बात कर रहे हैं तो 264 300 ए तक, 300 एम लीगल राइट जो अभी बताया आपको, फंडामेंटल राइट से हटा करके वहां रखा गया। और 13 में ट्रेड, टी से ट्रेड, और 12 का कैसे याद कर रहे हैं? 112 क्या है? 112 बताओ क्या है? बजट डिस्कशन है। बजट क्या है? फाइनेंस तरह एक तरह से है। तो 12, 112 में है वही, तो 12 में क्या होगा? फाइनेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है, सूट सही है, कॉन्ट्रैक्ट सूट प्रॉपर्टी यही है। 13 टी से ट्रेड याद रखो भाई, 13 ट्रेड, टी से ट्रेड याद रखो, हो जाएगा। फिर सर्विसेज भाई, तुमने अगर ये नहीं समझा तो भाई सच बता रहा हूँ, तुम तो हाँ, ये सर्विसेज है भाई, 14 में सर्विसेज, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो यार, मुझे पता है। 308 से 323 तक दिया गया है सर्विसेज। सर्विसेज में कौन सा बात है भाई? यहाँ पे यूनियन एंड द स्टेट, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड द, यहाँ पे आता है यूपीएससी, पीसीएस, और यूपीएससी आता है यहाँ पे, जो कि स्टेट पीसीएस सारे आता है 308 से लेकर 323 तक। 308 323 में ही ट्रिब्यूनल्स आता है, 323 के ए बी में नीचे दिया गया है। तो यहाँ पे भाग 14 का ए में बताया, जैसे बताया कि ट्रिब्यूनल्स दिया गया 323 ए में, 323 बी में। 15 नंबर में इलेक्शन कमीशन दिया गया, इलेक्शन दिया गया, और इलेक्शन कमीशन का भी यही दिख रहा है, 324 से 329 तक दिया गया है। और 326 में जो है हमारा वोटिंग राइट है, हम वोट दे सकते हैं, ये दिया गया है। इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसलिए बोल दिया। और भाग नंबर क्या है? ये भाग नंबर है 16। 16 में क्या करोगे? स्पेशल प्रोविजन है भाई, 16 छुट्टी, 16 में स्पेशल प्रोविजन। और 17 में क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। भाई 17 से खतरा याद रखिए, खतरा मतलब खतरा, 17 खतरा, 17 है ना खतरा। खतरा क्या है भाई? देख लो, लैंग्वेज के कारण नहीं आज बांग्लादेश अलग है। क्यों भाई? खतरा का चीज है ना, लैंग्वेज के कारण ही कभी कभी हमारा महाराष्ट्र का जो है नेता लोग बमक जाते हैं। तो खतरा है भाई, तो महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी सीख के जाओ। तो हाँ, तो वो खतरा है, क्यों? क्योंकि 17 में आता है लैंग्वेज। 18, 18 क्यों है भाई? इमरजेंसी है तुम्हारा जो है। 18 इमरजेंसी, एसओएस वाला कॉल, इमरजेंसी वाला। इसको कैसे याद रखें? 18 को खतरा, सॉरी, इमरजेंसी। 18, देखो ये हंसी है, हंसी तुम्हारा इतना भी नहीं जानता यार। 18 में इमरजेंसी याद रखो, ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो 18 इमरजेंसी है, याद हो जाएगा हमको लगता है। 352 से 60 तक लाता है, तीन तरह के इमरजेंसी अभी पढ़ के आए हैं। 352, 56 और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है। भाग नंबर ये क्या है? 19 में मिसलेनियस चीज दिया गया है। और भाग नंबर 20 में दिया गया अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही आर्टिकल इसमें 368। और भाग नंबर 21 में दिया गया है टेम्पोररी ट्रांजेक्शन एंड द प्रोविजन, 370 आपको पता है इसी के बीच में आएगा। और ये टेम्पोररी था भाई, 370 जो हटाए हैं हम लोग, हम लोग नहीं, पार्लियामेंट में। 370 वो टेम्पोररी थी। और भाग नंबर 22 में अगर बात करें तो शॉर्ट टाइटल था, अमेंडमेंट कमेंसमेंट था, और एब्रोवेशन टैक्स एंड हिंदी। तो मुझे लगता है क्या, क्या लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे 2 पेज पढ़ाने में टाइम कितना लग गया उस अनुसार मुझे देखना होगा। ओए भाई, करीब 27 मिनट लग गया भाई, बहुत लंबा लेक्चर जाने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कम हो जाए। तो शेड्यूल आपको बताया ही नहीं वहाँ पे, चलिए नीचे दिया गया है, इसी को पढ़ देते हैं शेड्यूल। पहला शेड्यूल जो दिया गया है वो दिया गया है, आर्टिकल 1 से 4 तक ये शेड्यूल दिया गया। इसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी का बारे में जिक्र है। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है वर्तमान में। सेकंड शेड्यूल है, अच्छा, TEARS, ईयर्स ऑफ, ये दोनों याद रखें। फोल्ड पी हम बाद में लिखेंगे। टी मतलब टेरिटरी दिया है, याद रखिएगा। ई मतलब एमोलमेंट दिया गया है, एमोलमेंट मतलब सरकारी भत्ता या फिर अनाउंस दिया गया है। याद रखिए यहाँ पे किसका नहीं दिया गया, ये जरूरी है। यहाँ पे बहुत सारा का दिया गया, पहले दिया वाला पूछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद नन दिया वाला कुछ पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये दिया गया है। प्रेसिडेंट का दिया गया है, गवर्नर का दिया गया है, स्पीकर का दिया गया है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर समझ लीजिए, लोकसभा का, राज्यसभा का, फिर राज्यसभा का, दोनों चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन।
और फिर यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का दोनों चेयरमैन, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन और लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी दिया गया है। मतलब चारों जो सदन होता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, चारों, उसका 4 दूना 8, ये 8 आदमी का तो दे दिया, सीधी बात है। साथ में प्रेसिडेंट का भी। जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का जज का, और जज ऑफ द हाई कोर्ट के जज का दे दिया गया है, और कैग का भी दे दिया है। याद रखिए यहाँ किसका नहीं है जिक्र, यहाँ पर कैग का है लेकिन एजी नहीं है। एजी ऑडिटर जनरल माननीय एजी नहीं है, पीएम नहीं है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं है। इसका भत्ते का जिक्र यहाँ नहीं है, और यही पूछता है, ये कुछ नहीं पूछता है। याद रखिए। थर्ड शेड्यूल में दिया गया है, थर्ड शेड्यूल में अफर्मेशन दिया गया, मतलब अफर्मेशन में ओथ दिया है, अफर्मेशन दिया है। तो यहाँ पे किसका दिया है, यहाँ पे देखिए यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर का ओथ दिया है। यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं है, और कैंडिडेट ऑफ द इलेक्शन है पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली का सारा का दिया गया है, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव सारे का दिया गया है, और मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर उसका भी दिया गया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारे एमपी का दिया गया है, और स्टेट लेजिस्लेचर सारे एमएलए का दिया गया है। एमपी एमएलए दे दिया, एमपी एमएलए दे दिया, समझ लीजिए। और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, जज दे दिया, जज लिख देता हूँ सीधा, सारा समझ जाना। और कैग का भी दे दिया गया, कैग का भी दे दिया गया। और यहाँ पे किसका है, यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर, मतलब पीएम का भी दे दिया है, मिनिस्टर तो वो भी रहता है ना, स्टेट मिनिस्टर भी दे दिया है, सीएम मतलब दे दिया है, सारे सीएम और उसका मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ क्या नहीं आया गाइज, यहाँ क्या, एजी नहीं आया, और जी प्रेसिडेंट नहीं आया, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट नहीं आया। तो यहाँ देखिए एजी दोनों जगह कॉमन है। प्रेसिडेंट तो इसको याद ही हो जाएगा, पीएम सीएम एमलमेंट में नहीं आता है, और अफर्मेशन वाला में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं आता है। कितना सिंपल है गाइज। तो चलो आर में TEA समझ लिए। आर देखिए, आर मतलब राज्यसभा। राज्यसभा में सीट का एलोकेशन कैसे होगा, सारे स्टेट में ये चीज दिया गया है। आर्टिकल नंबर 4 और 80 का 2 में इस चीज को दिया गया है। 80 क्यों दिया है पता है आपको, सरला ऐसे करके याद रखिए। तो यहाँ पर रखिए 79, यहाँ पे रखिए 80, यहाँ पे 81 रखे। 81 में लोकसभा दिया है, 80 में राज्यसभा दिया गया, 79 में संसद दिया गया है। तो राज्यसभा, 80 का 2 सीट का एलोकेशन। समझ रहे हो, कुछ कुछ समझा, समझे कुछ। तो फिफ्थ फिफ्थ शेड्यूल देख रहे हैं, क्या देखेंगे फिफ्थ शेड्यूल में। और हाँ, राज्यसभा के बारे में 2 चीज दिया गया है। चलो, राज्यसभा नहीं, विधान परिषद के बारे में, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल आता है स्टेट्स में, उसके बारे में 2 आर्टिकल है। वन है, यही बता दे क्या, एक है 161, गया तुम्हारा, 169 नहीं है, 171 और 169, 2 है। यहाँ पे है एबोलिश करना, यहाँ और क्रिएट करना। कैसे क्रिएट होगा या एबोलिश होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपको पता है कि 6 स्टेट में मात्र लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसको कबूतम करके याद रखते हैं। कर्नाटका कबूतम, ये भी बता दूं, KABUTM। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश था ना, हिमाचल नहीं था, हाँ। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश है, और ये बंगाल था, और ये यूपी था, और ये तेलंगाना था, और ये महाराष्ट्र था। बंगाल नहीं भाई, बिहार था, क्या ही बोल रहा हूँ मैं। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, और ये बिहार था, यूपी था, तेलंगाना था, और ये यहाँ पे मध्य प्रदेश था। सॉरी, मत कह रहा हूँ, महाराष्ट्र था। चलो हाँ, तो ये और मैं क्या बता रहा था, हाँ तो ये है। तो एबोलिश या क्रिएट, ये आर्टिकल 169 के तहत हो रहा है भाई। 69 एबोलिश करेगा या क्रिएट करेगा, समझ रहे हो, प्रो आदमी समझ जाएगा। 171 यहाँ पे है सीटों का, जैसे कि एबोलिश तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे है कंपोजिशन, कि कितने सीट से बना है वो, और कंपोजिशन उसका कैसा है, वो 171 में दिया गया है। समझ में आया। फिफ्थ हो गया हमारा, नहीं हुआ फिफ्थ, फिफ्थ नहीं हुआ। फिफ्थ में क्या दिया गया, प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द शेड्यूल एरिया इन द सर्टेन एरिया। 5 और 6 को एक साथ आप याद रखिएगा। एस एस मतलब शेड्यूल कास्ट याद रखिए आप, शेड्यूल एरिया याद रखिए, और ओ से है अदर शेड्यूल एरिया। तो ये एरिया है शेड्यूल एरिया, और ये अदर शेड्यूल एरिया है। तो इसमें क्या है, शेड्यूल एरिया में पूरा देश में जहाँ पे शेड्यूल एरिया कौन डिसाइड करता है, वो प्रेसिडेंट करता है कि कौन सा क्षेत्र शेड्यूल एरिया में आएगा, आर्टिकल 244 में आता है। और शेड्यूल एरिया, अदर शेड्यूल एरिया जो डिसाइड हो जाता है, वो ATM करके याद रखते हैं, ATM करके याद रखते हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, यहाँ पे याद रखिएगा, मणिपुर नहीं है, मणिपुर, मणिपुर नहीं है, यहाँ पे मणिपुर नहीं है।
मणिपुर जो है इस याद रखिए, इस एटीएम में मनी नहीं है, मणिपुर नहीं है, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है 5 नंबर, मतलब शेड्यूल नंबर 6 में। शेड्यूल 7 में लिस्ट दिया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कितना सब्जेक्ट आता है ये बताए मुझे। अभी अभी 100 आता है इसमें। और यहाँ पे स्टेट लिस्ट में कितना आता है ये मुझे बताएं, और कंकरेंट लिस्ट में कितना आता है। तो पहले इसमें थोड़ा कम था, बाद में जब 42वां कंस्टिट्यूशन हुआ था तो इसमें जोड़ दिया गया 5 इसमें। अब इसमें स्टेट लिस्ट का 5 को यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट में भेज दिया गया था। और आर्टिकल नंबर 246 में आता है ये। 7th शेड्यूल आर्टिकल एक ही है इसमें, 246 याद रखिएगा गाइस। हाँ, कौन सब चीज़ आता है वो भी याद रखिए। डिफेंस आएगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है डिफेंस आ जाएगा, और कम्युनिकेशन आ जाएगा, फॉरेन अफेयर्स आ जाएगा, और और ये सब चीज़ें, टेलीग्राफ ही आ जाएगा, ये सब यूनियन लिस्ट में आता है। स्टेट लिस्ट का अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे कि पुलिस आ जाएगा, पब्लिक हेल्थ आ जाएगा, टैक्स सब उसमें आ जाएगा यूनियन लिस्ट में, पब्लिक हेल्थ आ जाएगा। और कंकरेंट लिस्ट में टैक्स आता है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्योंकि दोनों से पूछ के बनाना पड़ता है। टैक्स किस में आएगा ये बताएं मुझे। हालांकि टैक्स का जैसे कि जीएसटी आया, जीएसटी का बनाने के लिए आपको पूरा हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफिकेशन तो लेना ही पड़ा था, क्योंकि आर्टिकल 368 के तहत इसमें अमेंडमेंट हुआ था। तो ये टैक्स किस में आएगा, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, या कंकरेंट लिस्ट में, ये मुझे बताइए आप। एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है, जिसपे दोनों कानून बना सकता है। किसान लॉ भी इसी में आता है, मतलब फार्मर्स का या फिर एग्रीकल्चर लॉ सब। 8 शेड्यूल में क्या दिया गया, 8 शेड्यूल में याद रखिए रिकॉग्नाइज लैंग्वेज में। 8 शेड्यूल अपना वो याद है। ओ भाई तेज प्रताप, भोजपुरी को 8 शेड्यूल में क्यों रखे भाई, उसको एक शेड्यूल में ले जाते, पहला शेड्यूल में ले चलते हैं। 8 में क्यों रखे। रिकॉग्नाइज लैंग्वेज इन द इंडिया और यानी 14 जो है पहले था, अब तो यहाँ पे 22 लैंग्वेज हो गया है। तो कब कब ये जुड़ा याद रखिएगा, बाकी जो 8 लैंग्वेज कब जुड़ा तो ये देखना पड़ेगा। पहला सबसे पहले जुड़ता है 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जुड़ता है, कौन, सिंधी जुड़ता है। फिर देखिए नमक करके याद रखते हैं 71 में, 21, 71, 92 ऐसे करके याद रखिएगा। 21, 71, 92 याद रह जाएगा। 21 में क्या जोड़ेंगे 50, फिर इसमें 71, 92 ऐसे करके याद रहे। 92 मतलब 2003 याद रखना है। 21 का मतलब 67 में जब गोलकनाथ के सीसी में हुआ था, और 71 में 92 वाला याद रखिएगा। 2003 और 92 फिर 67। तो पहला 21 में क्या जोड़ा, सिंधी जोड़ा। 71 में क्या जोड़ा, नमक जोड़ा। नमक कैसे बोले, नौ मो क, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जुड़ा। फिर 92 में क्या जोड़ा, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, BDMS, BDSM करके याद रखता है ना, BDSM। गाइज देयर इज नथिंग डार्क इन द साइट। और यहाँ पे क्या जोड़ा, ओडिया। देखिए इसमें कोई जुड़ा नहीं तो था, 3 का बात कर लिए। हम्म। और यहाँ पे एक और हुआ था 96 में, यहाँ पे नाम चेंज हुआ था, जैसे कि ओडिया था तो यहाँ पे ओडिया इसको कर दिया, ओडिया था तो ओडिया इसको कर दिया गया। 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, और ये हुआ था 2011 में। 96, 2011 और 97 भी 2011 में हुआ था, लेकिन 97 कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए था, आपको याद होगा। नाइन्थ शेड्यूल क्या था, एक्ट एंड रेगुलेशन। हुँ, हुँ, हुँ। इसमें लैंड रिफॉर्म सारे डाले गए। देखिए जब शुरू में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, आपको पता है संपत्ति का अधिकार सबको मिला हुआ था, लेकिन नेहरू जी चाहते थे कि सबको संपत्ति मिले, मतलब लैंड रिफॉर्म करना चाहते थे वो तो। और लेकिन ये संपत्ति का अधिकार था तो राजे रजवाड़ों से उसका ज़मीन छीनना बहुत मुश्किल था, सामंतों से। फिर लेकिन जब भी उसका छीनता था वो कोर्ट चले जाता था। तो इसी कारण 9th शेड्यूल लाया गया। 9th शेड्यूल में एक ऐसा इसमें प्रावधान कर दिया गया कि अगर जो भी कानून बनाकर अगर हम इसमें डाल दिया तो वो कानून फिर से जो है जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं जाएगा। कोर्ट उस मामला को उठा ही नहीं सकता है, तुम जाओगे कहाँ फिर। तो इससे हो गया कि वो अधिकार छीनने लगे थे राजे रजवाड़े और जमींदारों का। कोर्ट भी हालांकि इस पे टिप्पणी नहीं किया, हाँ बाद में मान लिया इस चीज़ को। लेकिन बाद में जो है केहलो केसेस होता है, केहलो भरते, केहलो दिए, हाँ केहलो केसेस होता है, जुडिशियल केहलो केसेस जो 73 में हुआ था। वो ये बोला कि जुडिशियल रिव्यूज में भी हम ले सकते हैं, लेकिन ये कब लेंगे, जब जब से जब से फंडामेंटल बेसिक बेसिक राइट जब से चालू हुआ, बेसिक प्रिंसिपल, जो बेसिक प्रिंसिपल जानते हो ना, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, वो केशवानंद भारती केस 1973 से चालू हुआ था। तो उसके बाद से हम उस पे
लेंगे एक्शन, उससे पहले के केस पे नहीं लेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ लिए होंगे। जमींदारी सिस्टम हटाने के लिए वही था, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम, और प्रोटेक्ट किया उसने लैंड लॉ को, लॉज इंक्लूडिंग द फॉर्म द जुडिशियल रिव्यू, वही सब चीज़ दिया है गाइज। फिर आता है 10th शेड्यूल। 10th में दल बदल आता है। 10th शेड्यूल में डला था, पहले याद रखिएगा। 10th शेड्यूल एक बार और जुड़ा था, एक बार और जुड़ा था जब हाँ 35वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब 35वां सामने सिक्किम को एसोसिएटेड स्टेट बनाया था, लेकिन 36वां सामने इसको फुल फ्लेज स्टेट बना दिया अपना। तो 35 से पहले जब सिक्किम भी इंडिया के साथ था, ऐसा नहीं कि 35 में ही आया, लेकिन उसको बनाने के लिए एक अलग ये था कि एंटी डिफेक्शन लॉ था। एक लेकिन जब एसोसिएट स्टेट बनाए तो उसने 10th शेड्यूल लाया और इसमें एसोसिएट स्टेट का रूल्स और रेगुलेशंस लिखा कि क्या होगा। तो इसमें उस राज्य को डाला था पहले, लेकिन बाद में जब फुल फ्लेज स्टेट बन गया तो फिर इस 10th शेड्यूल को भी हटा दिया गया। लेकिन फिर से कब लाया, जब राजीव गांधी आए और एंटी डिफेक्शन लॉ लाया, तो फिर उसने ये है 10th शेड्यूल को फिर से लाया और उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ को रखा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ लिए होंगे। ठीक है। फिफ्थ और ये 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1985 का। आर्टिकल नंबर 102 में आता है और 191 के 2 में आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये 11th शेड्यूल का बात कर रहे हैं, 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल में बात करें तो 11th शेड्यूल आपको पता है 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, और ये 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। इसमें हमने पंचायत को जोड़ा था। 92 में पंचायत के बारे में पंचायत को जोड़ा था, थ्री टीयर पंचायत को जोड़ा था। इसमें 29 सब्जेक्ट थे टोटल। और फिर यहाँ पे जो था लैंड इम्प्रूवमेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड लैंड रिफॉर्म, ये सब एग्रीकल्चर, ये सब फंक्शन आइटम इसमें रखा गया था 29 आइटम में। 74वां में हमने क्या किया था, 74th अमेंडमेंट किया था 92 में। 92 दिया, ईयर नहीं बदलेगा, 73 कर देता कभी कभी, 93 कर देता कभी कभी फंसाने के लिए, क्योंकि सब चीज़ चेंज हो रहा है। 73, 74, 11, 12, तो सोचता है ये भी चेंज होगा, पर ऐसा नहीं है। पावर अथॉरिटी इसमें क्या सब रखा था, और टोटल 18 सब्जेक्ट इसमें रखे थे, जिसमें क्या था, अर्बन प्लानेशन था, टाउन प्लानिंग था, और या फिर रेगुलेशन ऑफ लैंड था, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिल्डिंग था, प्लानिंग इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म था। और 243 जी यहाँ पे था, 243 डब्ल्यू यहाँ पे है 12th शेड्यूल। अब है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, जैसे कि ऑर्डर क्या है, सबसे ऊपर कौन है हमारा देश में, उसके नीचे कौन है, वो वाला ऑर्डर जो कह रहे हैं उसको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बोलते हैं। ठीक, सबसे ऊपर तो हमारा राष्ट्रपति जी हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, और फिर आता है प्राइम मिनिस्टर। ये तीन का तिकड़ी हो गया, तीन तिकड़ी को हटा दीजिए आप। अब फिर याद कीजिए नीचे से, तीन तिकड़ी हट गया। फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट आएगा, विद गवर्नर आएगा, सीधे समझिए गवर्नर आता है। फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट आता है, ये दोनों का तिकड़ी इधर दुकड़ी रखिए, तीन ले लें, दुकड़ी ही रख लेते हैं। वाइस, हाँ डिप्टी, ये तीनों लिख लीजिए। ये तिकड़ी अलग कीजिए, गवर्नर को अलग कीजिए, गवर्नर को चौथा रखिए। फिर पांचवा में रखिए फॉर्मर, ये दोनों फॉर्मर, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट को रखिए, गवर्नर के नीचे फॉर्मर प्रेसिडेंट, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो कि होम मिनिस्टर होता है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये तीनों हो गया। न न न न न ठीक, ये तीनों हो गया। इसके नीचे याद रखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएगा, जो छठे स्थान पर आएगा, लोकसभा का स्पीकर के बराबर पावर है उसको। और कैबिनेट मिशन ऑफ इंडिया फिर आएगा, सॉरी कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन आएगा, कैबिनेट मिनिस्टर आएगा उसके नीचे, चीफ जस्टिस के नीचे कैबिनेट मिनिस्टर्स आएगा, कैबिनेट मिनिस्टर्स विद इन द देयर रेस्पेक्टिव स्टेट। और वाइस पर्सन, नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन, ये सब तो ये याद रखिए, कैबिनेट मिनिस्टर आएगा, उसके नीचे आएगा होल्डर्स ऑफ भारत रत्न, जो अब भारत रत्न जैसे सचिन तेंदुलकर सब है, यहाँ आ जाएगा 7A में, या 7 में ही आता है, 7A में आ जाएगा। 8 में एम्बेसडर आ जाएगा, और फिर 9 में आ जाएगा जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाँ याद रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया छठा में आता है, नवमा में आता है जस्टिस, तीन जोड़ दीजिए इसमें, जस्टिस ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फिर आएगा चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी का चेयरमैन सब आएगा, एजी आएगा, फिर सीएजी आएगा, ये सब। एजी नहीं आता, एजी 11वां में आता है, एजी याद देखिए, सीएजी से नीचे रखा गया एजी को, कंप्यूटर एंड एडिटर जनरल से बहुत नीचे रखा गया है, इसको 9वें में रखा गया, इसको 11वां में रखा गया। फिर 10वां में क्या रखा गया, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, डिप्टी मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, ये सबको रखा गया। तो ये ऑर्डर थोड़ा सा दिमाग में रखिए, ऊपर नीचे कौन रहता है। हालांकि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछेगा नहीं कि यहाँ बताओ इसका क्या ऑर्डर है, पर
मिलान करने में दे देता है कि पहले ऊपर में कौन है नीचे में कौन है, ये सब। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नंबर 20 में दिया गया, 368 में दिया गया। आपको पता है हम कहाँ से लिए हैं इसको, साउथ अफ्रीका से हमने इसको लिया गया है। और ये ज़्यादा जैसे कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग द चेंज इंटरनेशनल क्या है, ये अमेंडमेंट क्या होता है, जब हम संविधान में चेंज करते हैं फंडामेंटल राइट में या फिर लॉज में चेंज करते हैं तो ये इस चीज़ का यूज किया जाता है। और इसमें सिंपल मेजोरिटी से नहीं किया जाता है, इसमें स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी फॉर द हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट से लिया जाता है। आपको बताएंगे कि मेजोरिटी कैसे होता है, सारा मेजोरिटी आज समझाऊंगा मैं आपको। नाइदर फ्लेक्सिबल, जैसे ये देख रहा है कि ज़्यादा इतना अमेंडमेंट करना ये इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है ब्रिटेन की तरह, इतना भी रिजिड नहीं है यूएस की तरह, ये दिया गया है। हम लोग का जो हाइब्रिड मॉडल चलता है। पार्लियामेंट में अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंड प्रोविजन द बेसिक स्ट्रक्चर। आपको पता है कि अमेंडमेंट कर सकता है पार्लियामेंट सब चीज़ में, लेकिन जो है बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं कर सकता। पूछोगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, पूरा का पूरा नीचे लेक्चर पढ़ा है, उसको पढ़ाऊंगा मैं बेसिक स्ट्रक्चर। बस इतना याद रखिए, केशवानंद भारती केस से ये निकल के आया था। और 368 के तहत जो अमेंड जो भी होता है, हाँ, एक बार है, ये पूछेगा कि अच्छा अमेंडमेंट 368 में होता है, क्या कभी ऐसा हुआ कि आर्टिकल 368 में भी अमेंडमेंट हो गया है? हाँ भाई हुआ है, 24 में हुआ और 42 में हुआ। 24 का उल्टा कर दीजिए 42, तो ये दोनों में हुआ है 71 और 76, दो ईयर याद रखिए। 24वां ये हुआ था और 42वां ये हुआ था। 42वां 1976 सबको याद है, जिसमें कि आर्टिकल 368 में हुआ था। और क्या हुआ था आपको बताना पड़ेगा, 24 में क्या हुआ था और 42वां में क्या हुआ। देखो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बोला था, एक केस आया था उससे, कोई केस था ना, उसमें बोला था कि सुप्रीम कोर्ट बोला था कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट में अमेंड नहीं कर सकता है। तो चिढ़ गया पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने बोला कि भाई ऐसा नहीं है, मैं कर सकता हूँ। और 24वां आर्टिकल उसने 24वां अमेंडमेंट कर दिया और बोला देखो मैं कर सकता हूँ अमेंडमेंट फंडामेंटल और इसको कर सकता हूँ। और ये जो है करूँगा तो अगर मैं ये करा तो वो जुडिशल रिव्यू में भी नहीं आएगा, ऐसे कर दिया। फिर उसने अगर बोला कर दिया तो मैं 25वां में कर देता हूँ, कर सकता हूँ, तो मैं 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और बोला कि मैं उसमें कर देता हूँ चेंजेस। क्या किया उसने चेंजेस, तो 31वां आर्टिकल 31 ए का ए जोड़ा और बी जोड़ दिया उसमें और बोला कि मैंने चेंज कर दिया। अब दिखाओ प्रेसिडेंट सॉरी सुप्रीम कोर्ट तुम क्या कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का भी आएगा बाद में, क्या करेगा वो आगे बताऊंगा मैं। हाँ, ये दिया है की पॉइंट किसके बारे में दिया है। अमेंडमेंट बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रोसीजर 368 जो आर्टिकल 368 है, उसका की पॉइंट दिया गया है कि ये कहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा। देखो इसको कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, मिनिस्टर है, प्राइवेट मेंबर है, कोई भी प्राइवेट मेंबर उसको बोलते हैं जिसको कोई कैबिनेट नहीं मिला हुआ है, कैबिनेट का वो मतलब मिनिस्ट्री नहीं मिला है उसको प्राइवेट मेंबर बोलते हैं। कोई भी एमपी प्राइवेट मेंबर हो सकता है जिसको कोई पद नहीं मिला है मिनिस्ट्री में। नो नो स्टेट लेजिस्लेचर कैन, हाँ सीधी बात है भाई, कहीं भी ये राज्यसभा या लोकसभा कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर ला सकता है, लेकिन ये यहाँ क्या बोलते हैं स्टेट का लेजिस्लेचर में यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं होगा, तो पता है। प्रेसिडेंट का रोल है नो प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड फॉर द इंट्रोडक्शन से पहले जरूरी नहीं है कि उसको प्रायर परमिशन लिया जाए, कि ये मनी बिल के केस में होता है कि प्रायर परमिशन लिया जाता है, लेकिन अमेंडमेंट बिल में ऐसा नहीं है। मेजोरिटी नीडेड होता है, मेजोरिटी कैसे है, अगर तुमको एक्वायर है स्पेशल मेजोरिटी 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप एंड हाफ 2/3 ऑफ द मेजोरिटी एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो मैं समझाऊंगा कि इसको स्पेशल मेजोरिटी, नीचे मेजोरिटी के बारे में पूरा टॉपिक है तो वो आप पढ़ लेंगे। तो याद रखिएगा 2/3 ऑफ मेजर प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, 50% टोटल मेंबरशिप का यहाँ पे भी मेजोरिटी होना चाहिए। पासेज जो है यहाँ पे बोथ हाउसेस को हम सेपरेटली इसको पास करना पड़ेगा। ज्वाइंट सीटिंग का इसमें याद रखिएगा कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा नहीं है कि पास नहीं हो पा रहा है तो ज्वाइंट सीटिंग कर ले, ऐसा नहीं है, अलग अलग सेपरेटली पास करना पड़ेगा। अमेंडमेंट ऑफ फेडरल प्रोविजन नीड स्पेशल मेजोरिटी स्टेट रेटिफिकेशन। अमेंडमेंट ऑफ फेडरल प्रोविजन नीड, अगर फेडरल प्रोविजन में कुछ अमेंडमेंट कर रहा है तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए प्लस हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ द रेटिफिकेशन, मतलब आधे स्टेट से पूछना पड़ेगा कर दे भाई, बोलेगा हाँ तब कर लो, वही होता है हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ द रेटिफिकेशन। और प्रेसिडेंट का एसेंट क्या होता है, कहाँ पे लगता है ये बोल रहा है। 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला था कि अरे भाई तुम जो है कोई ऑब्लिगेटरी डाल दिया कि तुम एसेंट सिर्फ गए तुम्हारे पास और तुमको एसेंट देना ही पड़ेगा, तुमको कोई अधिकार नहीं है लौटाने का रखने का कुछ भी। इन सब केस में ये 368 के अगर हम कर रहे हैं कोई आर्टिकल चेंजेस तो फिर लेकिन 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल होता है और बोला इसको बोला जाता है कि नहीं भाई तुम एक बार जो है ना लौटा सकते हो, बाकी दोबारा अगर फिर भेज दे तब तो तुमको
क्या करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। मैं आपको वही बता रहा था कि यहाँ मेजोरिटी के बारे में सारा चीज़ दिया गया। आज आप मेजोरिटी पढ़ लीजिए, आपको कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ना पड़ेगा। आज मैं ऐसे समझाऊंगा। राइट। देखो मेजोरिटी क्या होता है। मान लो कि क्या है, क्या मानोगे तुम, मान लेते हैं कुछ भी। 100 आदमी का एक सभा है। इसमें सिंपल मेजोरिटी क्या होगा, 100 आदमी का सभा तो था, लेकिन हम बोलेंगे इसमें 90% ऐसे बोलेंगे, सारे 100 में 100 आ गए, तो भाई बोलेंगे सिंपल मेजोरिटी क्या हो, हाफ प्लस वन, मतलब 51 आदमी है। अगर किसी चीज में वोट दे दिया तो भाई हो गया, भाई सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया वो। लेकिन अगर बोले 100 में आज 90% है, 10 absent है, अब बोलो सिंपल मेजोरिटी क्या है। तुम बोलोगे कि 50 का आधा 51 पे लाना चाहिए, लेकिन बोलेंगे नहीं दोस्त, अब 100 को नहीं गिनना है, अब 90 को गिनना है, क्योंकि 90 आया हुआ है, 90 आया हुआ है, ये बोल रहा हूँ मैं, 90 आया हुआ है। तो अगर मतलब 45 दूना 90 मतलब 46 लोग हैं, तब हो गया मेजोरिटी। अगर 21 और देते हैं, अगर 100 है, अगर 100 आदमी है कोई सभा में, अगर हम बोल दे इसमें 100 आदमी 100 सीट पे खड़ा है, मतलब 100 आदमी 100 सीट के लिए, 100 सीट 100 आदमी के लिए है, लेकिन इसमें 10 सीट तो या फिर निधन हो गया है या फिर इस्तीफा हो गया है, वो सीट खाली है। चलो भाई खाली है, और 10 सीट जो है वो है तो, लेकिन आया नहीं है आज। तो टोटल मिला के आप बोलोगे कि भाई 51 हो जाएगा। हाँ, या फिर 51 होगा, अब बताओ, अब मुझे बताओ 51 पे होगा, 46 पे होगा, या फिर और कुछ होगा। तो यहाँ पे आपको 10 सीट जो खाली है उसको भी छांटना पड़ेगा, जो 10 absent है उसको भी छांटना पड़ेगा। मतलब अब हमारे पास 80 सीट है। दोस्तों गाइस, यहाँ पे आपको 41 सीट पे मेजोरिटी शामिल है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। हमको तुमसे रहने दो गाइज। तो चलो गाइज, बोलने में मजा आता है यार। मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है। चलो एब्सोल्यूट मेजोरिटी अब हम आपको समझाते हैं, और इफेक्टिव मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी था मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस रिगार्डलेस ऑफ वैकेंसी एंड एब्सेंट मेंबरशिप। देखो एब्सोल्यूट मेजोरिटी ये होता है कि वैकेंसी और अब्सेंट मेंबर को यहाँ गिनेंगे नहीं दोस्तों। अगर 100 सीट है तो भाई 51 तो चाहिए ही हमको, चाहे तुम 55 आए हो, या फिर अब्सेंट हो, या फिर नहीं है, या फिर तुम 60 आए हो, इसमें हमको 51 चाहिए, तभी हम मानेंगे। ये होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब बोलेगा इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है। इफेक्टिव मेजोरिटी ये होता है, अगर 100 सीट है, तो अगर इसमें 10 सीट खाली है और 10 सीट पे लोग नहीं आया, ऐसे करके बात कर रहे हैं, 10 सीट खाली है, मर गया, मतलब या फिर मर गया या फिर इस्तीफा है, और 10 सीट लोग नहीं आया, भाई होते हैं नवाबजादे, आज नहीं जाएंगे यार, तो वो आज नहीं जाएंगे लोकसभा। अपना भाई शादी चल रहा है, शादियों का सीजन क्यों जाए भाई फालतू का बक बक करने। तो ये वाली बात है। चलो, हाँ तो 10 सीट नहीं आया और 10 सीट अब्सेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा इफेक्टिव मेजोरिटी। यहाँ याद रखिए गाइज, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ उसी को घटाते हैं जो कि सीट खाली है, ये नहीं घटाते हैं जो अब्सेंट है। मतलब यहाँ 90 पे डिसाइड होगा, तुम 80 पे डिसाइड नहीं करोगे। यहाँ 45 सीट इसको चाहिए ही चाहिए, मतलब 46 चाहिए ही चाहिए। आप समझे। और आर्टिकल अब देखिए, कुछ ऐसे हमारा संविधान में है, कुछ खास आर्टिकल के तहत कुछ खास स्पेशल मेजोरिटी या फिर मेजोरिटी दिया गया। देखिए स्पेशल मेजोरिटी एज पर 249 के तहत के, तो यहाँ पे 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है, तो हो गया है मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी 368 के तहत के, तो आपको पहले समझा दिए, यहाँ पर वैकेंसी और एब्सेंस को नहीं गिना जाता है, रेस्पेक्टिव होता है वो चीज़ें। सिर्फ यहाँ पे उस चीज़ का टोटल मेंबरशिप हार्ड 2/3 चाहिए ही, प्रेजेंट एंड वोटिंग। और फिर क्या आता है 130वां अमेंडमेंट में 10% रिजर्वेशन ये दिया है। ये दिया है, एक एग्जांपल दिया है कि स्पेशल मेजोरिटी कहाँ पे होता है 368 के तहत। 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस में जो है वो 103 आर्टिकल 103 अमेंडमेंट में जो हुआ था। ईडब्ल्यूएस मतलब 3, मतलब 103, ऐसे करके याद किए हैं हम। स्पेशल मेजर अंडर आर्टिकल 61 के तहत अगर आप कर रहे हो कुछ, तो 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग यही है, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। लेकिन अगर तुम स्पेशल मेजोरिटी कर रहे हो और वो विषय राज्यसभा से भी जुड़ा है, तो आपको फिर स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधा राज्य से पूछना पड़ेगा, और आधा राज्य सिंपल मेजोरिटी से उस चीज को पास करेगा, तभी हो पाएगा। वैसे यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, इधर आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। मोस्ट ऑफ द फेडरल प्रोविजन आर अमेंडेड इन द, तो कैसे होगा, तो आप ये समझ रहे हैं, हाफ ऑफ द स्टेट अगर बोल दे, छोटा छोटा स्टेट से पूछा जाता है, खासकर असम से पूछ देगा, छोटा छोटा नॉर्थ ईस्ट से राज्य से पूछ देगा, क्योंकि वहाँ पास करना आसान होता है। सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से इधर से पास हो गया। चलिए।
क्या चलेंगे। यहाँ क्या दिया है, नो टाइम लिमिट, किसके लिए, विद इन द स्टेट विच गिव देयर कंसेंट टू। हाँ, इसमें ये दिया है कि अगर तुम स्टेट से पूछने जाओ तो वहाँ टाइम लिमिट नहीं दिया है कि तुम स्टेट से कितने दिन के अंदर पूछ सकते हो, ये सब टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। वेरियस प्रोविजंस दिया है यहाँ पे, टाइप ऑफ द सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड। देखिए सिंपल मेजोरिटी कहाँ रिक्वायर होता है, ये चीज़ बार बार क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे कौन मेजोरिटी लगता है, तो आप जल्दी से देख लीजिए। जब कोई स्टेट को हम अपने में मिला रहे, जैसे सिक्किम को मिलाए थे तो सिंपल मेजोरिटी से मिलाए थे। लेकिन अगर हम किसी राज्य का नाम चेंज कर रहे हैं, उसका बाउंड्री चेंज कर रहे हैं आर्टिकल 3 के तहत, वो भी सिंपल मेजोरिटी। अगर सेकेंड शेड्यूल द सेकेंड शेड्यूल एंड एबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल 69, याद रहा है, 169, 169, तो भी ये सिंपल मेजोरिटीज कर सकते हैं। कोरम का अगर बात कर रहे हैं, एक समय कोरम होता है कितना, 1/10, अगर मेंबर नहीं आया है तो कोरम पूरा नहीं हुआ तो उस दिन सभा बैठेगी नहीं। सैलरी का अगर बात करें, अलायंस ऑफ द मेंबर, तो सिंपल मेजोरिटी पास कर देगा भाई, सैलरी, उसको सैलरी जरूरी है भाई, उसके लिए पूरा अब अगर हम कह रहे हैं इफेक्टिव मेजोरिटी भी रहता है या फिर उसको स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन रहता, फिर भी ये पास हो जाता और पूरा बहुमत से होता भाई, क्योंकि सैलरी की बात है भाई, कोई छोड़ता नहीं है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर का बात करें तो 118 में है, और इसके लिए जो है सिंपल मेजोरिटी चाहिए। 105 में प्रिविलेज दिया गया है पार्लियामेंट का, जैसे कि पुशाइन जज ये होता है कि चीफ जज को छोड़ के बाकी जज होता है उसको उधर प्यूनाइन जज बोलते हैं, प्यूसाइन, हमको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा आप, यूज ऑफ इंग्लिश, ये सब 105 के तहत है। जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 138 में दिया गया है, और ये सब सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो जाता है। जुरिडिक्शन ऑफ 138 में क्या दिया कि पार्लियामेंट इसका सीट को बढ़ा, पार्लियामेंट इसका अथॉरिटी को बढ़ा घटा सकता है, ये चीज़ दिया गया। लैंग्वेज का बात कर रहे हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज 343, याद रखें गाइज, लैंग्वेज तीन 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 चार तीन, बहुत जरूरी है, ऑफिशियल लैंग्वेज तीन 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 चार तीन, लैंग्वेज तीन चार तीन, लैंग्वेज तीन चार तीन, तो 4 बार रटो। सिटीजनशिप 511 दिया है, इसमें भी जो भी चेंज करना होगा आर्टिकल 11 के तहत चेंज करते हैं, और जो भी चेंज करना होगा वो सिंपल मेजोरिटी से चेंज होता है। इलेक्शन डिलिमिटेशन एंड द कंस्टिट्यूंसीज आर्टिकल, ये देखिए डिलिमिटेशन कमीशन 82 में बैठता है, इलेक्शन डिलिमिटेशन कमीशन बैठता है, वो भी चेंज जो होता है 2001 के बाद तो अब तक नहीं चेंज हुआ, बैठा है। तो ये जो है 26 में बैठने का प्लानिंग था, लेकिन लेकिन गाइज वो बिल ही गिर गया, बिल पास ही नहीं हो पाया। पढ़ाएंगे आपको अगर आगे आया तो। यूनियन टेरिटरीज एंड द फिफ्थ शेड्यूल 244 में जो भी चेंज करना है, सिक्स शेड्यूल 244 ए में जो भी चेंज करना है, सिक्स शेड्यूल 244 में जो भी चेंज करना है वो भी जो आएगा गाइज, वो सिंपल मेजोरिटी में आएगा, तो अब छांट सकते हो। तो जो जो स्पेशल मेजोरिटी कहाँ रिक्वायर होता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट में होता है, डीपीएस में कुछ भी चेंज करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। नॉट रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट एंड थर्ड, इन द फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी का जो भी चेंजेस होता है, फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी का जो भी अमेंडमेंट होता है या फिर प्रोविजंस होता है, फर्स्ट में अमेंडमेंट में सिंपल होता है, थर्ड में स्पेशल प्लस हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन होता है, मतलब ये सिंपल स्पेशल मेजोरिटी सेकंड कैटेगरी का ये रिफॉर्म है। प्रोविजन दैट रिक्वायर्स ए स्पेशल मेजोरिटी रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स, ये कहाँ होता है गाइज, ये होता है जब आप प्रेसिडेंट के कुछ प्रेसिडेंट का फंक्शन में कुछ चेंजिंग कर रहे हैं तो आपको हाफ ऑफ द स्टेट से पूछना ही पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट। या फिर कोर्ट में कुछ कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के में चेंजेस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट 124, हाई कोर्ट 214 आर्टिकल याद रखें। डिस्ट्रीब्यूशन एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स में अगर अगर चेंज कर रहे हैं, कोई टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन में अगर चेंज कर रहे हैं, सेवन शेड्यूल, मतलब कि अगर आप उसके 246 में आता है सेवन शेड्यूल, याद रखें, ये अगर आप उसमें लिस्ट में कोई चेंजेस कर रहे हैं, तीनों लिस्ट में, तो आपको पूछना पड़ेगा स्टेट से। या फिर आप आर्टिकल 368 में चेंज कर रहे हैं तो भी आपको पूछना पड़ेगा। इतना गोल गोल किए हैं, कैसे लग रहा है ये। क्रिटिसिज्म ऑफ द अमेंडमेंट प्रोसीजर, इसमें कुछ खास नहीं है, ऐसे देख सकते हैं। नो प्रोविजन ऑफ द स्पेशल बॉडी ऑफ अमेंडमेंट एंड after body of amendment only in the few cases the consent of the state legislature is required, no provision of the holding of the joint sitting इसमें नहीं होता है, ये सब चीजें। एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे अब क्या है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स दिया गया है, टोटल अभी तक कितना अमेंडमेंट्स हुआ है, इसको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। पहला अमेंडमेंट किस लिए था, जब वो था तो वो जवाहरलाल नेहरू किए थे, 9th शेड्यूल को इसमें जोड़ा गया था, जिसमें कि दल बदल बोल रहा हूँ, जिसमें कि लैंड रिफॉर्म्स के जो भी कानून थे इसमें रखे गए थे, और इसमें आर्टिकल 31A 31B ये सबको बाद में रखा गया, इसी में 9th शेड्यूल में रखा गया, जगह 31A भी इंदिरा गांधी रखवाई थी।
3 मोर ग्राउंड फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑन आर्टिकल 90। देखो 91 में, देखो 90 का क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच करके दिया गया है, सामरो करके याद रखते हैं, SAAMRO, सामरो होता है। ABCDEG होता है। ए में आता है सामरो, फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है, असेंबली बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं आप। यहाँ पे एम से आता है सामरो, SAAMRO। यहाँ पे आप बस सकते हैं कहीं पे, रेसिडेंस, यहाँ पे ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। यहाँ पे ऐप नहीं है, ऐप एक धन वाला जो था मामला, वो प्रॉपर्टी का वो हटा दिया। मूव है, राइट टू मूव होता है, कहीं आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं यहाँ पे एम। तो जैसे कि हाँ, ये सब चीज़ें था। और इसको, तो ये तो आपको अधिकार दिया गया है, लेकिन इस अधिकार पे बैंडिस लगाने का काम करता है 19 का 1 करता है, 19 का 2 करता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डालता है कि भाई ऐसा नहीं है पब्लिक ऑर्डर तुम खराब करने के लिए तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच है ऐसा करने लगोगे। और या फिर फॉरेन स्टेट्स का अगर रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स रखने लगोगे, तुमको नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा फॉरेन यूनियन चाहता है वैसा रखना पड़ेगा तुमको। ऐसा नहीं कि बिहार अपना अलग फॉरेन पॉलिसी चला रहा है और यूनियन अपना अलग फॉरेन पॉलिसी चला रहा है, ऐसा नहीं होता। और ये फिर, हाँ, फिर दूसरा आता है सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सात है। सातवां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में आता है। आपको पता है यहाँ पे स्टेट रिजर्वेशन एक्ट आया था, और यहाँ से ही हमारा स्टेट 14 स्टेट और 14 स्टेट और 6 यूटी बनाया गया था। और यहाँ पे जो है एक गवर्नर जो है, एक गवर्नर दो से अधिक राज्यों का गवर्नर हो सकता है। एक हाईकोर्ट दो से अधिक राज्यों का हाईकोर्ट हो सकता है। यही सब चीज़ का यहाँ पे जिक्र किया गया था। फिर आता है नम्मा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 में आता है। यहाँ पे क्या गया था नम्मा में, यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ द इंडियन टेरिटरी एज ए रिजल्ट ऑफ द इंडो पाक एग्रीमेंट। इंडिया और पाकिस्तान के 1958 में एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें कि बेरुबारी एक जगह है, वेस्ट बंगाल का, ये जगह बांग्लादेश को दे गया, मतलब तब का पाकिस्तान को दे गया था, दे दिया गया था, इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक यूनियन बेरीबारी केस भी होता है 1960 में। बेरीबारी केस होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कोई भी आप जब लैंड ले रहे हैं तो आपको सिंपल मेजोरिटी से आप ले सकते हैं वो लैंड, लेकिन आप कोई लैंड अगर दे रहे हैं कोई देश को तो आपको स्पेशल मेजोरिटी से 368 आर्टिकल के तहत अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा। आपको पता हो, सिंपल मेजोरिटी 368 के तहत डील नहीं किया जाता है। 14वां कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 की अगर बात करें तो इनकॉर्पोरेटेड पुदुचेरी इन द यूनियन मिनिस्टर। देखो 14 में पुदुचेरी को जोड़ा गया, इतना ही याद रखना है आपको, बाकी सब भूल जाइए। 16 में क्या किया गया, एक्सपेंड किया गया यूनियन अथॉरिटी लिमिट टू फ्री स्पीच असेंबली इन द नेशनल यूनियन एंड द सेफ्टी। यहाँ पे जो फ्री स्पीच को लिमिट किया गया, फ्री स्पीच को यहाँ पे भी 16 में भी। 24वां में क्या किया गया था, 24वां में क्या गया था, आप affirm the power of the parliament to amend any part of the constitution including fundamental right। यहाँ बोला था, यहाँ 24 में ये आपको याद है बताए थे, उस टाइम इंदिरा गांधी थी, उसने बोली थी कि ये आप फंडामेंटल राइट, उससे पहले एक केस हुआ था जिसमें बोला था कि फंडामेंटल राइट में चेंज नहीं कर जा सकता है। लेकिन 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने करके संविधान ने बोला कि पार्लियामेंट बोला कि हम कर सकते हैं ये चेंजेस, और कैन कंपलसरी टू द प्रेसिडेंट टू गिव हिज। और यहाँ पे ये भी बताया था कि 24वां कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को असेंट देना पड़ेगा पहली बार में, अगर भेजे हम 300 कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में एक बार में ही उसको असेंट देना पड़ेगा, कोई रख नहीं सकता, वो रिजर्व विजर्व कुछ नहीं चलेगा वहाँ पर। 25वां में लेकिन कहा था कि अगर हम कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट में अगर चेंज कर सकते हैं तो लो हमने कर दिया। और क्या किया उसने, राइट टू प्रॉपर्टी का जो था, लिमिटेड द राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार को लिमिट किया, और आर्टिकल प्रोटेक्ट किया आर्टिकल 39 बी और सी को, और फ्रॉम द चेंजेस बेस्ड ऑन द आर्टिकल। देखो 39 बी और सी में जो भी चेंजेस किया जाएगा वो आर्टिकल 14, 19 और 31 के तहत उसको गलत नहीं किया जाएगा, क्योंकि 39 आपको याद होगा, 39 में हमने ए बी सी करके 39 का बी क्या कहता है, 39 का सी क्या कहता है। 39 में बी कहता है हाँ, 39 का बी कहता है डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी पब्लिक जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, चीज़ों का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, और फिर कंसंट्रेशन, वेल्थ का कंसंट्रेशन जहाँ हो वो गलत है। तो इन सब चीज़ों को रोकने और इसको बढ़ावा देने के लिए
जो है उसने ये अमेंडमेंट किए थे और बोला था कि अगर ऐसा चीज़ हो तो समानता का अधिकार का उल्लंघन होगा और फाइनेंशियल उल्लंघन होगा, यहाँ भी फाइनेंस का उल्लंघन होगा। तो बोला था कि ये सब आर्टिकल से डील नहीं किया जाएगा तब। फिर यहाँ पर आता है 26वां कॉन्स्टिट्यूशन 1971 आता है, एबॉलिश कर देता है प्रीवी पर्स। पर्स याद रखिए, आपके पर्स में 26 रुपया है, इतना याद रखिए, आपको याद आ जाएगा पूरा केस। 35वां में याद रखिए 1974 में क्या हुआ था, टर्मिनेट कर दिया गया प्रोटेक्टोरेट स्टेट ऑफ द सिक्किम। हाँ याद रखिए 35वां और 36वां सिक्किम याद करने आपको बोले थे। यहाँ पे सिक्किम जो था, जो कि प्रोटेक्टेड स्टेट के रूप में हमारा स्टेटस था, उसको दिया पहले, उसको हटा दिया गया और को इसको एसोसिएटेड स्टेट का दर्जा दिया गया, 10th शेड्यूल में जोड़ा गया। 36वां में उसको एसोसिएटेड स्टेट का भी दर्जा हटा के फुल फ्लेज स्टेट दिया गया और 10th शेड्यूल को हटा दिया गया। 39वां जो है 1975 में आता है और इसने इंदिरा गांधी का ही सरकार था और इसने बोला था कि जो है प्रेसिडेंट का हो इलेक्शन, या फिर वाइस प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, या फिर स्पीकर या लोकसभा का स्पीकर, जो भी है इसका जो अगर इलेक्शन हो रहा है तो इसको कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करता है इसके मामले में। ये इमरजेंसी के टाइम में आया था, कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। 39 बाद में इसको 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल से इसको हटा दिया गया था, याद रखिए। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ये 3 वर्ड लाया था। ये चीज करके आपको पहले बता दिया, याद होगा आपको। एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था पार्ट नंबर 4 का ए में, और 5 का ए था ये, 4 का ए था, और क्या बताया था आपको आर्टिकल नंबर, क्या करने दो डार्लिंग, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ बताइए, बताइए। 51 का ये था ना, 51 का ये था, और 4 का ये था। तो यहाँ पे 10 ही आर्टिकल जोड़ा गया था। 11वां कब जोड़ा गया था आपको ये बताना है, 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज कब जोड़ा गया था और किसके रिकमेंडेशन से ये आया था, ये कमेटी फंडामेंटल ड्यूटी ये आया था, और ये भी बताना आपको। हाँ, ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गया था, 4 डीपीएसपी कानून को जोड़ा गया था। हमको ऐसे करके याद रखते हैं, 4 कैसे जोड़ा गया था, गरीब गरीब बच्चों, गरीब बच्चों गरीब बच्चों से, गरीब मजदूर के बच्चे, मजदूर गरीब मजदूर के बच्चों से इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन कराओ। तो गरीब का जो प्रोटेक्शन था 39 ए में आया था, फिर लीगल एड दिया जाएगा गरीब को 39 का ए में। और फिर था मजदूर, मजदूर वाला टर्म कहाँ गया था, गरीब मजदूर, तो 39 का 43 का ए में आया गया था, जहाँ की वर्कर जो है मैनेजमेंट कर सकता था, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट इंडस्ट्री 43 का ए में था, पार्टिसिपेशन करता मजदूर का। लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ 48 का ए में था, 48 का ए में। यहाँ पे 48 में क्या था, 48 में था कि आप प्रोटेक्शन कर सकते, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट था, फॉरेस्ट था, वाइल्ड लाइफ 48 का ए में था, और ये में हुआ था। फिर एक था डीपीएसपी, ये बच्चों वाले का था, बच्चों वाले चेंज किए थे, आर्टिकल 42 से ही किए थे। एक और था ना, 1 2 3 4, हाँ 39 था ना। हाँ, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन, 39 में दिया था हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन, 39 का एक और था, 39 से और 39 में हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन। ठीक, ये समझ गए। उसके बाद इलेक्शन जो डिलिमिशन कमीशन अंटिल 2001 का सेंसस से अभी तक तो नहीं बैठा है, डिलिमिशन कमीशन। जुडिशरी आप देख लीजिए, फेडरलिज्म जो है शिफ्टेड टू द सब्जेक्ट ऑफ, हाँ इसमें क्या हुआ था, कुछ अधिकार जो है कंकरेंट लिस्ट से यूनियन स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था, और वो सब था, ये बार बार पूछता है, एजुकेशन था, फॉरेस्ट था, और वेट एंड मेजर था, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ था, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये आप में कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये भी था। इमरजेंसी प्रोविजन का बात करें, अलाउड लोकलाइज इमरजेंसी एक्सटेंडेड प्रेसिडेंट रूल टू 1 ईयर। हेलो, क्या इसने लोकलाइज इमरजेंसी को और एक्सटेंड कर दिया प्रेसिडेंट के रूल को 1 साल के लिए। देखिए प्रेसिडेंट रूल 1 साल के लिए अलाउ होता है, इमरजेंसी प्रोविजन से अलाउड लोकलाइज इमरजेंसी एंड इनहेंस प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल अगर कोई स्टेट में 356 के तहत अगर लगता है तो वो वो वैलिड 6 महीने के लिए होता है, 6 महीने बाद आपको फिर से लेना पड़ेगा।
वहाँ पे ऑर्डर लेना पड़ेगा पार्लियामेंट से, और फिर उसको अधिकतम 3 साल तक ही लगाया जा सकता है। कुछ और आर्टिकल संशोधन देखिए, 43वां देखते हैं। कुछ खास नहीं है, उतना नहीं देखना है। 44वां आपको देखना है। रिप्लेस किया गया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर आर्म रिविलियन लाया गया था 1978 में, और ओनली ऑन द रिटेन रिकमेंडेशन। क्या मतलब है इसका, कि प्रेसिडेंट तभी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, केवल जब रिटेन रिकमेंडेशन मिला हो उसको तभी। डिलीटेड द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंड। यहाँ पे प्रॉपर्टी के राइट को हटा दिया गया था। ये 44वां था, 42वां बार बार शायद हम बोल रहे थे। 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 था, जब ये प्रॉपर्टी राइट को 300A में रखा था, लीगल राइट बना करके। और आर्टिकल 22 कांट बी सस्पेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, आपको बता दिए 368 में क्या सस्पेंड होता है, 359 में क्या सस्पेंड होता है, आप बताइए कमेंट करके। और 52वां कॉन्स्टिट्यूशन 1985 का अगर बात करें तो क्या क्या है गाइज, डिस्क्वालीफाइंग मेंबर पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन पे। ये जो है 85 में जो 10वां शेड्यूल जोड़ा गया था, 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल था, क्वालिफिकेशन के आधार पर इसको हटाया जा सकता था, डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता था अगर वो मेंबर दल अगर बदलता है। लेकिन याद रखिए 51वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 में इसी चीज़ को अमेंड कर दिया गया, बोला कि अगर पार्टी का मर्जर हो रहा है तब ये चीज़ को लागू नहीं है, तब ये दल बदल उस पर नहीं लगेगा। 51 2001 याद रखिए, 51 1 से 11, एक एक याद। 61वां जो है 1989 में रिड्यूस किया है वोटिंग राइट फ्रॉम द 21 से 18। 61 61वां 1989 वोटिंग राइट 21 से 18 कर दिया गया, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली इलेक्शन, ठीक है। 61 से 19, ठीक है। 61 याद रखिए। 61वां से जो वोटिंग का राइट है 21 से 18 कब कर दिया गया, 61वां जो था 1989 में, 61वां 1989 में। और 69 1991 में क्या कर दिया गया, 69 समझ रहे हो, दिल्ली वाला जो प्रोविजन आता है इसमें, स्पेशल स्टेटस ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ द दिल्ली बाय दिल्ली से है क्या, 69 डिजिग्नेटिंग एज इट एंड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। हाँ, स्पेशल स्टेटस दिया जाता है दिल्ली को। 369, हाँ, थ्री नहीं, आर्टिकल क्या था यार, थ्री, तभी जो पढ़े थे, 339 था ना, 239 था, तभी जो पढ़े थे ए करके, देख लेंगे बाद में। अमेंडमेंट जो था, और ये अपना जो पावर ये लेता है, दिल्ली स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है उससे अपना पावर लेता है ये, दिल्ली का सरकार, दिल्ली का। और यहाँ पे 70 MLA हो, और 7 जो है यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन दिल्ली, 7 राज्यसभा की सीटें आती हैं। तिहत्तरवां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1972, 73 और 74 को साथ देखने बोले थे हम आपको, कितना बार ये आ गया हम पढ़ चुके हैं, इसको आप देख लीजिएगा। और ये फिर 84वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 बताए थे। यहाँ क्या होता है, एक्सटेंडेड द बैन ऑफ द रीएडजस्टमेंट, 84 2001 में आज तक वही जो बैन लगाया गया कि डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बैठेगा, क्योंकि आपको पता है साउथ से वो विरोध आ रहा था बहुत सारा कि हम लोग पॉपुलेशन कम करते हैं फिर भी हमको सीट कम कर रहा है लोकसभा में, तो इस कारण इसको बैन लगाया गया कि अभी डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बैठेगा। और इसको 26 में अलाउ करना था, लेकिन 26 में भी ये बिल पास नहीं हो पाया है। 86वां 2002 में 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 अगर बात करें तो एलिमेंट्री एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया आर्टिकल 21 का 1 में। और यहाँ पे 21 का 1 में एलिमेंट्री एजुकेशन को जो फंडामेंटल राइट बनाया गया, और यहाँ पे 6 से 14 तक के बच्चों को फ्री मुफ्त शिक्षा देने का बात किया गया, चेंज किया गया। 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया, कैसे सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया, पहले 45 में था 0 से 6 तक के बच्चों को, नहीं, 6 से 14 बच्चों को मुफ्त शिक्षा, अब वहाँ पे 6 से 14 हटा के 0 से 6 कर दिया गया, क्योंकि 6 से 14 पहले चले गया, 21 का ए में चले गया है। न्यू फंडामेंटल ड्यूटी, आंगनबाड़ी इसी के तहत खुला है। न्यू फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51 का ए में है। न्यू फंडामेंटल ड्यूटी कब जोड़ा, आपको तभी पूछे थे हम, 11वां फंडामेंटल ड्यूटी कब जोड़ा था, और 11वां फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, और तो मैं ये भी पूछूंगा। 11 में है की आ रहा होगा, की आ रहा, की में क्या है बताओ। तो यहाँ पे आ रहा था
2002 में इसको जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखिए 2003 का हम बात करें, 89 2003 का हम बात कर रहे हैं। बायफरकेट कर दिया गया, इसने किसको बायफरकेट किया गया? 2003 बायफरकेट किया गया NCSC और NCST। ये पहले एक ही बॉडी हुआ करता था। इसको 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 338 के तहत एक ही बॉडी हुआ करता था, लेकिन अब इसको 338 और 338 ए कर दिया गया है। और बाद में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी जब आया, कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैकवर्ड क्लास आया, बैकवर्ड क्लास के लिए इसको 338 बी भी कर दिया गया है। इसमें बैकवर्ड क्लास आता है, इसमें आता है SC, इसमें आता है ST, इसको अलग कर दिया गया है। पहले एक ही बॉडी होता था। 89 2003 से अलग है ये। संतानवा का बात करें, संतानवे आपको याद है गंभीर जी 2011 में सपोर्ट सिस्टम। और ये 11वां का वर्ल्ड कप इसलिए जीते थे क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का बात कहाँ पे आएगा? पहले तो 19 में आएगा, 43 का बी में है, 43 का ए में आएगा, ए में 43 का बी में आएगा ना कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी 43 का बी में आता है। और फिर यहाँ पे आता है पार्ट नंबर 9 का बी में भी आएगा ये गाइज कोऑपरेटिव सोसाइटी। 99वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में आए थे, मोदी जी लेकर आए थे 99। और जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को ये जो है अपॉइंटमेंट करने के लिए आया था कि उसका अपॉइंटमेंट जो है पार्लियामेंट और कुछ मिनिस्टर्स खास था, अपोजिशन होगा उसमें, लेकिन मेजोरिटी जो था पार्लियामेंट का, ये फिर मैं या फिर बोलिए मेजोरिटी सरकार में जो है उसके पक्ष में जा रहा था। तो इसने उसको हटा दिया, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं चलता है, और उसने हटा दिया। उस टाइम का नाम याद रखिएगा, इसको हटाने वाला था दत्तू नाम का एक था, चीफ 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 जस्टिस था उस टाइम पर, दत्तू नाम का, इसने हटा दिया इस चीज़ को। और 4-1 से ये फैसला हुआ था, कॉलेजियम सिस्टर को फिर से रिफॉर्म, फिर से लाया गया, अफेल्ड कर लिया गया। एक संवाद 2015 में हुआ था, और इसमें जो है कुछ लैंड बाउंड्री को हमने बांग्लादेश को शेयर किया और बांग्लादेश ने हमें शेयर किया। आप बताइए ऐसा कौन सा केस था जिसमें बताया गया था कि जो है लैंड बाउंड्री शेयर करने पे, अगर आप किसी चीज़ को दे रहे हैं कोई टेरिटरी, तो आपको स्पेशल मेजोरिटी से आपको 368 के तहत जो है चलिए थोड़ा देर जल्दी से देखते हैं, अब कुछ ही आर्टिकल बचा है, अमेंडमेंट बचा है। 102 में क्या था? 102 में NCST NCBC याद रखिए, NCBC NCBC करके इसको आधा कीजिएगा तो 2 आएगा, 102 ऐसे करके याद रखिए। और यहाँ क्या था? 338 का बी बनाया गया था, जैसे कि आपको हम पहले बताए थे। 303 में तीन याद है, तीन तीन मतलब EWS, ये 3 लेटर है, 3 से EWS 10% आरक्षण जो कि दिया गया था नॉन SC ST और नॉन SC ST नॉन OBC को, मतलब सीधे बोल तौर पे जनरल कैटेगरीज को दिया गया था। और यहाँ पे ये मेजोरिटी 3.2 से था इस जो सुप्रीम कोर्ट का में जो केस गया था ये। तो 104 में याद रखिए, 104 में कैसे याद रखना है? 104 है ये, यहाँ पे आधा किए थे, यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ भी आधा करना है। तो जैसे कि SC ST का रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है, यहाँ 2 लाए थे, यहाँ पे 4 था, तो यहाँ 2 लाए थे ना आधा करके, यहाँ 104 है, यहाँ पे इसमें से आधा किए थे, या फिर कह सकते हैं इसको 2 गुना कर दिए थे, या फिर इसको आधा कर देंगे, मतलब 2। 2 का क्या मतलब है? SC ST, मतलब कुछ नेमोनिक्स करके आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे तो हम सीधा बता देते हैं कि ये 330 आता है, 31 आता है, 32 आता है, 33 आता है, ऐसे करके आता है। 330 और 32 में जो है ये दिया है SC ST का, और 31 और 33 में दिया था एंग्लो इंडियन, जो कि हटा दिया गया, इसी के बारे में बात कर रहा है। 331 और 333 में एंग्लो इंडियन के बारे में दिया गया था कि उसको रिजर्वेशन मिला हुआ है, उस चीज़ को हटा गया। अब जानते हैं क्या? अब नहीं, क्या कहते हैं, 2 लोकसभा में मेंबर जो है एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट होता था, अब नहीं होता था, यही कारण। और फिर 105 में क्या दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट जो है, यहाँ पे दिया गया था कि पावर अपहोल्ड किया गया था किसको? जो कि यूटी है, और स्टेट गवर्नमेंट को ये फिर से पहले था लेकिन बाद में हटा दिया गया था, फिर से उसको ये और ताकत दिया गया कि वो फिर क्या कहते हैं, एक सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज जो है उसका पहचान कर सकता है, और उसके लिए अपना कानून अलग बना सकता है। 106 में दिया, 106 जो अभी जानते हैं 2023 में जो नारी शक्ति अधिनियम, वंदन अधिनियम था, इस करके बिल था। 1/3 जो वुमेन का रिजर्वेशन सीट होगा लोकसभा में होगा और विधानसभा में होगा, और लेजिस्लेटिव
असेंबली ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी यहाँ भी होगा। तो ये अब सीधा आता है कि ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो था अपना, ये कहाँ से आया था। तो ये अगला चैप्टर में मैं बताऊंगा। बता ही देता हूँ जल्दी से। ये बेसिक स्ट्रक्चर 1973 का जो था, ये केशवानंद भारती केस उसमें निकल के आया था, आपको पता है। अब सिर्फ केस याद कर लीजिए, शंकरी प्रसाद 1951, बाद में मैं कभी बता दूंगा। शंकरी प्रसाद 1951 कुछ खास काम आ गया, मुझे जाना ही पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि पूरा ये चैप्टर छूट जाए। गोलकनाथ केस 67 याद रख लीजिए। और फिर ये जी केशवानंदन भारती केस 1973, इसी में डॉक्ट्रिन का जो प्रिंसिपल है वो निकल के आया था। और फिर नीचे ठीक है 42वां 73वां। और यहाँ पे फिर एक ये पुट्टू स्वामी केस है जो आधार कार्ड केस के लिए जाना जाता है। कोयलो केस जो पहले आपको बता दिए हैं। और ये फिर ठीक है। बाकी मिनरवा मिल्स एक्ट, ये केस याद रखिए, जो कि 1980 में हुआ था। इसने ही बोला था कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों बराबर हैं, एक दूसरे के समकक्ष रहते हैं। बाकी जो है ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि छांटने के लिए दे देता है कि कौन बेसिक स्ट्रक्चर है कौन नहीं।